नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग स्पेशल पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के डीएसई सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। इसके पहले वाला और वीडियो आपने पहला पार्ट को जरूर देखा होगा। फर्स्ट ये यूनिट चल रहा है, ठीक है। तो पहले वाला मैं वीडियो में आप सभी लोगों को बताया हूं कि आखिरकार जो हमारे पास जो टेक्निक क्या क्या इस्तेमाल करते हैं कोई भी सैंपल को डिटरमाइन करने के लिए, उनके मात्रा को बताने के लिए और उनके क्वालिटी को बताने के लिए हमने सिर्फ दो ही प्रकार के चीज़ों को माइंड में अच्छे से लेके चला है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों को हमने बहुत अच्छे ढंग पे डिटेल किया। आज का वीडियो है दोस्तों, एरर क्या होते हैं केमिकल एनालिसिस में, इनको हम समझेंगे। और इसके अगले वाला जो जो टॉपिक आते जाएगा आप जरूर अपने पास में सिलेबस को रखें। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, सिलेबस आप अपने साथ में पहले रखें। एक पेज है, दो पेज है, जो भी है ना। और उसके बाद आप इसके टॉपिक को मिलाते जाएंगे, ओके। और इस तरीके से आप इनको पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से एक आइडिया मिलेगा और आप सभी लोग अच्छे से पेपर दे सकते हैं। दोस्तों, चैनल में नए आए होंगे, चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जितना भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप सब लोग को जब भी अपलोड करके दूंगा आप सभी को नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है मेरा 8818867195। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अपना खुद का नाम बताएंगे, मैं आपको लिंक दे दूंगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे पास क्या क्या केमिकल एनालिसिस में त्रुटि होते हैं, समझते हैं। देखो, रासायनिक विश्लेषण अर्थात केमिकल एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य किसी पदार्थ की, कोई भी मैटर की स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, उनके कॉन्सेंट्रेशन का सही सही डिटर्मिनेशन करना, उनकी निर्धारण करना होता है। किंतु प्रायः प्रयोगशाला में विश्लेषण करते समय विभिन्न प्रकार की त्रुटि होते हैं देखने के लिए मिलता है, जिसका कारण प्राप्त परिणाम वास्तविक मान, मतलब प्राप्त मान और वास्तविक मान से भिन्न होता है। अर्थात हमारे पास लिखा हुआ कुछ दूसरा रिजल्ट होता है और आता कुछ दूसरा है। ये हो सकता है, ऐसा कार्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। त्रुटियों का अध्ययन एवं उनका सुधार विश्लेषणात्मक रसायन अर्थात एनालिटिकल केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण भाग होता है। त्रुटि के प्रकार समझते हैं, यही हमारा टॉपिक है और सबको इनको समझना है, बहुत ध्यान से समझना है, ओके। देखेंगे सिस्टमैटिक एरर क्या चीज होते हैं। ये त्रुटि किसी निश्चित कारण से बार बार एक ही प्रकार की होती रहती है, जैसे कि ये आपका हो सकता है अनुमानित होती है, दूसरा है सुधार की संभावनाएं रहती है इसमें। उदाहरण है गलत कैलिब्रेशन वाले उपकरण का प्रयोग, शुद्ध न किए गए अभिकर्मक, ये रिजेंट हो सकते हैं। तापमान और व दाब का गलत प्रभाव हो सकता है। प्रकार है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, पिपेट, ब्यूरेट, वजन, मशीन का गलत आकलन करना या अंश आंकन करना। दूसरा है हमारे पास प्रेक्षक त्रुटि हो सकते हैं, पर्सनल एरर हो सकते हैं, जैसे कि आंख की त्रुटि हो सकती है देखने में, गलत पाठन हो सकता है, गलत पढ़ने के कारण हम गलती कर सकते हैं, टाइट्रेशन के अंतिम बिंदु को हम गलत पहचान कर सकते हैं। और है हमारे पास मेथड एरर, प्रयोग विधि की कमियों के कारण हो सकते हैं। अगला है हमारे पास रेंडम एरर। रेंडम मतलब क्या होता है, जो एक सीक्वेंस में ना हो करके रेंडम तरीके से गलती हो सकती है। ये त्रुटियां क्या हो सकते हैं, हमारे पास अप्रत्याशित होती हैं और हर बार अलग अलग प्रकार की होती है। उदाहरण है तरल पदार्थ की बूंद का छिड़क जाना अर्थात छिटक जाना। तरल कोई भी लिक्विड भाग है हमारे पास, अगर कोई वो क्या हो जाते हैं, बूंद का छिटकना, मतलब एक जो लिक्विड है हमारे पास अगर कहीं दूसरे जगह पर चले जाते हैं तो उनसे हमारे पास जो रिजल्ट आने की संभावनाएं थोड़े से दूसरे हो सकते हैं। हल्की फुल्की वायुमंडलीय गड़बड़ी अर्थात कोई भी अगर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं और उसमें कंडीशन है कि वहां पर जो प्रेशर है उनको फिक्स रखना है, तो उनमें अगर प्रेशर फिक्स ना हो तो उससे भी रिजल्ट हमारे पास कम ज़्यादा हो सकते हैं। इन त्रुटियों को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन सांख्यिकी स्टैटिकल टेक्निक से कम किया जा सकता है। अगला है हमारे पास ग्रॉस इरर, ये हमारा हेडिंग है, टॉपिक है, मतलब ग्रॉस इरर क्या होता है। यही सब छोटा छोटा चीज हमारे पास एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। आप सब लोग इनको अच्छे से पढ़ें। 111 पेज है ये पूरा, हमारा बुक 111 पेज है। इतना में आपका पूरा कवर हो जाएगा, समय भी नहीं है, इससे ज़्यादा आप पढ़ भी नहीं सकते। अब मेरे मेरे द्वारा जितना कंटेंट दिया जा रहा है इनको आप अच्छे से कर लेंगे,
इतना भी अगर आप लिख के आ जाते हैं तो आप फेल तो हो ही नहीं सकते, किसी भी हाल में फेल नहीं हो सकते, उसके लिए मैं बैठा हूं, एकदम कंफर्म है आप पास हो ही जाएंगे। क्या होते हैं ग्रॉस इरर, स्थूल त्रुटि कहते हैं। ये त्रुटि बड़ी लापरवाही या असावधानी से होती है। उदाहरण है गलत अभिकर्मक का उपयोग। अगर हम कोई रीजेंट ले रहे हैं और उस रीजन को अगर हम डाल रहे हैं, कोई दूसरा ले लेंगे, तो इससे हमारे जो त्रुटि आएंगे इसको हम कहेंगे ग्रॉस इरर। डेटा लिखने में गलती हो सकती है। अगर हम डेटा लिख रहे हैं तो हो सकते हैं जो हम नोट डाउन कर रहे हैं वो दूसरा नोट डाउन कर सकते हैं, तो उससे भी हमारे पास जो एरर आ सकते हैं। वजन या मात्रा की गणना में भूल, अगर हम कैलकुलेशन कहीं कर रहे हैं तो उनमें अगर किसी तरह से गड़बड़ी कर लेते हैं तो उनमें हमारे पास जो रिजल्ट होगा उसमें एरर आएगा। बात समझ में आ रही होगी। अब त्रुटियों को कम करने के उपाय क्या करना चाहिए? पहला है हमारे पास, हम कैलिब्रेशन अच्छे से करें, उच्च शुद्धता वाली अभिकर्मक का उपयोग करें, प्रयोग को बार बार दोहराना और औसत मान निकालना चाहिए, पर्यवेक्षण को सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जो हम आज ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उनको हम केयरफुली करें, ध्यान से करें, तो हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्रयोग को बार बार हम निकालें, प्रयोग को बार बार हम करें तो हमारा रिजल्ट सही आएगा। औसत मान निकालना चाहिए, एवरेज मान हमको निकालना चाहिए। सांख्यिकी विधियों जैसे कि मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन और माध्य त्रुटि मतलब मीन एरर का प्रयोग हमको करना चाहिए। इसके माध्यम से कुछ कमी को कम कर सकते हैं। सांख्यिकी विश्लेषण की भूमिका क्या है? पहला है हमारे पास परम त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। प्रेक्षित मान और वास्तविक मान का अंतर को हम कहते हैं परम त्रुटि कहते हैं। सापेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर, परम त्रुटि का वास्तविक मान से अनुपात जो रेशियो है उनको हम लोग कहते हैं रिलेटिव एरर कहते हैं। परसेंटेज एरर, सापेक्ष त्रुटि को 100 से गुणा करने पर हमको मिलता है परसेंटेज एरर मिलता है। ये एरर का कुछ प्रकार को मैंने आप सभी लोगों को बताया, समझाया। अब देखते हैं केमिकल एनालिसिस में त्रुटियों के प्रकार है। तो टाइप ऑफ एरर इन केमिकल एनालिसिस थोड़ा सा समझते हैं इसमें और क्या क्या दिया हुआ है। रासायनिक विश्लेषण, केमिकल एनालिसिस में किसी पदार्थ की शुद्धता, संरचना, सांद्रता का निर्धारण करते समय जो त्रुटि होना स्वाभाविक है, प्रयोग करते समय प्राप्त परिणाम अक्सर वास्तविक मान वैल्यू, ये तो ऊपर में मैंने बताया वही सब आ गया ना यहाँ। हाँ ठीक है। अब देखते हैं त्रुटि यहाँ दो प्रकार, तीन प्रकार है ना, हाँ तीन प्रकार से देख पा रहे हैं, सिस्टमेटिक, रेंडम और हमारे पास है ग्रॉस एरर। यहाँ पर मुख्य रूप से तीन प्रकार है। सिस्टमेटिक हमारे पास एरर क्या है? ये त्रुटि निश्चित कारणों से बार बार एक ही प्रकार से होती है, इन्हें नियत त्रुटि कहते हैं। इनका सोर्स निश्चित होता है, इन्हें सही पहचान कर दूर किया जा सकता है। परिणाम हमेशा एक ही दिशा में गलत होते हैं, या तो अधिक या कम हो सकते हैं। अगला है प्रणालीगत त्रुटियों के प्रकार। इंस्ट्रूमेंटल एरर कितने तरीके से होते हैं समझते हैं। उपकरण की खराबी या अंश अंकन, मतलब इसका मतलब होता है कैलिब्रेशन की गलती से हो सकते हैं। उदाहरण है गलत अंकित करने, अंश अंकित, ब्यूरेट, पिपेट, वजन, मशीन, ये सबसे हो सकता है। पर्सनल एरर जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, प्रयोगकर्ता की असावधानी से हो सकता है। उदाहरण है आग के स्तर पर मैनिस्कस न देखना, टाइट्रेशन के अंतिम बिंदुओं को गलत पहचाना, ये सब हो सकता है। मेथड एरर हो सकता है मेथड के कारण। पर्यावरणीय त्रुटि हो सकते हैं, ताप दाब, ये सब के कारण। आकस्मिक मतलब रैंडम हमारे पास एरर जिसको मैंने शुरू में आप लोगों को बताया, सब वही चीज फिर आ गए, लेकिन ये उसी का भाग है, लेकिन अलग तरीके से मैंने आपको यहाँ पर साझा करने की कोशिश किया है। आपने ऊपर देखा ग्रॉस एरर, यहाँ भी ग्रॉस एरर दिखा रहा है। परम त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, ये वही चीज आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब त्रुटि को कम कैसे करें? ये भी वही चीज है जिसको मैंने ऊपर में आप सभी लोग को दिखाया। ये अब अलग चीज है। केमिकल विश्लेषण में त्रुटि क्या है? एरर इन केमिकल एनालिसिस। रासायनिक विश्लेषण, केमिकल एनालिसिस में जब हम किसी पदार्थ का परिणाम या सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन मापते हैं तो प्राप्त मान प्राय वास्तविक मान से भिन्न होता है। यह अंतर क्या कहलाता है? त्रुटि कहलाता है। त्रुटि का विभिन्न प्रकार का अध्ययन करना आवश्यक है ताकि प्राप्त परिणाम की शुद्धता है ना, सूक्ष्मता निश्चित की जा सके। प्रणाली त्रुटि, सिस्टमेटिक एरर क्या होते हैं समझते हैं थोड़ा सा इसको।
ये त्रुटि एक निश्चित कारण से बार बार एक ही प्रकार से होती है। परिणाम हमेशा एक ही दिशा में गलत होती है या वास्तविक मान से अधिक या कम। देखते हैं विशेषता। पूर्व अनुमानित होती है, सही कारण ज्ञात होने पर सुधारी जा सकती है। सोर्स क्या है इनका? इंस्ट्रूमेंटल सोर्स है, पर्सनल सोर्स है, मेथड सोर्स है, इन्वायरमेंटल सोर्स होते हैं। ये सब आप 1 मिनट वीडियो को देख करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब रेंडम इरर ये पूछ सकते हैं हमारे एग्जाम में, रेंडम इरर क्या है? देखो, इसके पहले मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया ना, इसके सबसे पहले वाला पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, दो तरह के हमारे पास एनालिसिस होते हैं, और यहाँ पर सिर्फ हम पढ़ रहे हैं त्रुटि के बारे में, एरर के बारे में। तो ये त्रुटि कंफर्म है हमारे एग्जाम में आएगा, पक्का है। तो ये सब चीज वही वही चीज है, बार बार इधर का उधर पलट रहे हैं, लेकिन अलग अलग थोड़ा सा सेंस वही है उनका, लेकिन उनका जो बोलने का तरीका है ना, अलग अलग थोड़ा से जगहों पर बोला जा रहा है। बाकी आंसर उनका वही मिलेगा सब, एक बार आप पढ़ते जाएंगे ना आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये त्रुटियां अनियमित होती है और हर बार अलग अलग होती है और परिणाम को प्रभावित कर सकती है। जैसे कि विशेषता है, निश्चित कारण नहीं होता है इसका, ये पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, स्टैटिकल से कम किया जा सकता है। हवा से वजन में हल्की गड़बड़ी, मापते समय तरल की बूंद अगर छिटक जाए कहीं भी तो उसे भी त्रुटि हो सकते हैं। फिर वही आ गया एब्सोल्यूट एरर, जिसको मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू है और ट्रू वैल्यू है के बीच का अंतर को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। अब रिलेटिव एरर क्या है? परम त्रुटि को वास्तविक मान से विभाजित करने पर सापेक्ष त्रुटि मिलती है। उदाहरण है हमारे पास रिलेटिव एरर 0.005 डिवाइडेड कर रहे हैं, हमारे पास 0.100 से इक्वल 0.5 मिला, अर्थात 5%। योगात्मक, ये हमारे पास सबके टॉपिक है। एडिटिव एरर क्या है? योग हो रहा है, योग हो रहा है जब त्रुटि का मान वास्तविक मान से स्वतंत्र हो और एक स्थिर राशि के रूप में जुड़ता है तो उसे हम योगात्मक त्रुटि कहते हैं। विशेषता क्या है? यह सभी मान में समान होती है। इसे बार बार प्रयोग करके और औसत निकालकर सुधारा जा सकता है। यदि एक उपकरण हमेशा 0.01 ग्राम अधिक दिखाता है तो यह योगात्मक त्रुटि होता है, अर्थात योग हुआ है उसके मानों पर। अब हमारे पास है दूसरा अनुपाती त्रुटि, है ना, प्रोपोर्शनल एरर। क्या है? जब त्रुटि का मान वास्तविक परिणाम मतलब ट्रू वैल्यू के अनुपात में बढ़ता है या घटता है तो उसे हम लोग अनुपाती त्रुटि कहते हैं। अनुपात में अगर कोई त्रुटि दिख रहा है तो उसे हम लोग प्रोपोर्शनल एरर कहेंगे। विशेषता है, त्रुटि नमूने के आकार या मान के साथ बढ़ती है, अक्सर उपकरण की संवेदनशीलता की कमी के कारण होता है। जैसे कि उदाहरण है 0% अगर मशीन में त्रुटि है तो अगर 10 ग्राम नमूने माप लेते हैं तो 0.1 ग्राम है। अगर 100 ग्राम नमूना मापने पर त्रुटि 1 ग्राम आ रहा है तो ये हमारे पास हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास अनुपात में चेंज हो रहा है, रेशियो में चेंज हो रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हो सभी लोग, सिस्टमेटिक, रेंडम, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, एडिटिव और प्रोपोर्शनल, ये सभी प्रकार के त्रुटि को हम सबको याद करना है। एक एक बार धीरे धीरे बच्चों देखते जाएंगे ना, आपको धीरे से समझ में आएगा, क्योंकि ये एक नया चीज है ना आप सबके सब्जेक्ट पर। तो धीरे धीरे से आप धीरे धीरे समझते जाना, ये कह क्या रहा है, बोल क्या रहा है, परिभाषा देखकर धीरे धीरे मनन करना। मना नाम इति मनुष्य, भागवत गीता में कहा गए हैं कि जो मनुष्य मनन करते हैं वही मनुष्य है। तो आप मनन करने सीखें तो आप सब लोग धीरे धीरे से पढ़ते जाएंगे, याद करते जाएंगे, हो जाएगा। अगला टॉपिक है अनिर्धारित त्रुटि का सामान्य वितरण। क्या चीज होते हैं हमारे पास? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनडिटरमिनेट एरर क्या होते हैं? रासायनिक विश्लेषण में दो प्रकार के त्रुटि होते हैं, सिस्टमेटिक और इनडिटरमिनेट, अर्थात रेंडम एरर के नाम से भी जानते हैं, समझते हैं। अनिर्धारित त्रुटि अनियमित और अप्रत्याशित होती है, ये प्रत्येक मापन को अलग तरह से प्रभावित करती है। इन्हें पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन स्टैटिकल का प्रयोग करके इन्हें समाप्त किया जा सकता है, अर्थात विश्वास किया जा सकता है। हमारे पास है नेचर ऑफ द इनडिटरमिनेट एरर, अनियमित होती है, कभी 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 अधिक तो कभी कम मान देती है।
कई बार एक ही दिशा में नहीं होती है। सामान्य प्रयोगों में त्रुटि अक्सर छोटी होती है। उदाहरण है तरल में, फिर वही आ गया एग्जाम्पल हमारे पास जो आपने ऊपर देखा है। वीडियो को थोड़ा रोक लेना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हमारे पास ये आईएमपी पार्ट है। जब अनिर्धारित त्रुटि को बार बार मापा जाता है, जो निर्धारित नहीं है उसको बार बार माप रहे हैं और उनके परिणामों को अलग ग्राफ में अंकित किया जाता है, एक ग्राफ में अंकित किया जाए तो त्रुटि समान रूप से बढ़ती है या घटती है। इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। इन्हें गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। विशेषता देखते हैं। ग्राफ बेल के आकार का होता है। जो ग्राफ होता है वो बेल के आकार का होता है। अधिकांश त्रुटि मध्य के आसपास होती है, मतलब मीन 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 जानते हैं ना, आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा, मीन माध्यिका बहुलक पढ़ा होगा, अभी आपको देखने के लिए मिलेगा सब। देखते हैं यहां पर एक्सट्रीम मान अर्थात बहुत कम बार आते हैं। मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। मानक विचलन वह माप है जो यह दर्शाता है कि मापन के मान मीन से कितने दूर है उसको बताता है। महत्व देखते हैं। सिग्मा अर्थात जितना कम होगा मान उतने ही सटीक होंगे। सिग्मा का मान जितना अधिक होंगे मान उतना ही क्या होंगे, भिन्न होंगे। आपने सिग्मा का मान निकालना सीखा होगा। सिग्मा आपने गणित में पढ़ा होगा ना, सिग्मा जितना, सिग्मा का मान नहीं देखे हैं क्या, सिग्मा सिग्मा लिखते हैं ना, सिग्मा सभी पदों का योग लिखते हैं वहां पर। एक से बार इक्वल टू सिग्मा, कोई भी जो पैरामीटर है उसको लेकर के 1 2 3 सभी पदों का योग होता है। सामान्य वितरण की ग्राफिकल चित्र देखते हैं क्या चीज होते हैं, ये भी टॉपिक है शायद। ग्राफ लेवल के आकार का होता है। ग्राफ जो होता है इसमें ना ग्राफिकल में ग्राफ बेल के आकार का होता है। अधिकतम ऊंचाई मीन पर होती है और अगर प्लस में सिग्मा है तो लगभग 68% मान प्राप्त होता है और प्लस सिग्मा 2 है तो लगभग 95% होता है, 3 है तो 99% होता है। बेल आकार का महत्व पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्रयोग देख सकते हैं हम लोग। विश्वसनीयता होते हैं, अनुमापन होते हैं, सांख्यिकी स्टेबल होते हैं, उपकरण की क्षमता निर्धारित कर सकते हैं। अगला है आंकड़ों का सांख्यिकी मूल्यांकन, स्टैटिकल पैरामीटर फॉर डाटा इवैल्यूएशन। सांख्यिकी आंकड़े स्टैटिकल डाटा का विश्लेषण करने के लिए कुछ मुख्य मापदंड पैरामीटर होते हैं। ये हमें डेटा का सारांश, प्रवृत्ति और फैलाव समझने में मदद करता है। परिभाषा है बच्चों, सभी लोग थोड़ा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। औसत एवरेज क्या होता है, सब लोग जानते हैं। औसत नहीं जानते हो, औसत निकालते हैं। देखो किसी डेटा सेट से किसी मानों का योग करके, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे का वजन मान लो, किसी का वजन है 45 kg, किसी का 46, 45, 48, 49 इतना केजी है मान लो। सभी की एवरेज निकाले तो हम क्या करेंगे, जितने लोगों का वजन है उन सभी का हम जोड़ देंगे, सभी का वजन को। और जोड़ने के बाद कितने थे, कितने बच्चों लिए हमने 5, तो 5 बच्चे से हम भाग कर देंगे तो ये निकल जाता है एवरेज। इसी को कहते हैं एवरेज। 10वीं कक्षा में पढ़ा है। किसी डेटा सेट के सभी मानों का योग उनके संख्या से भाग देने पर, हाँ, प्राप्त मान को एवरेज कहते हैं, है ना। ये साधारण औसत क्या कहलाते हैं, अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिख रखे हैं देखो, ये 100 बार जैसे हम लिखे रहते हैं किताब में, ये 100 होता है, 100 होता है, यहाँ बार होता है। अब बराबर का निशान लगाते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, सिग्मा का रहा है तो हम सिग्मा का निशान लगाते हैं। ओ डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है पूरा। ये सिग्मा का निशान हमने लगा दिया यहाँ पर, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, 1 मिनट। ये लो, ऐसे सिग्मा आपने देखा होगा, है ना। सिग्मा दो तरह के सिग्मा होते हैं ना, तो इसमें हम इस तरह के सिग्मा का इस्तेमाल हम करते हैं। यहाँ होता है इक्वल निशान, तो सिग्मा होता है और यहाँ पर कोई भी हमारे पास क्या होता है, जो संख्या होता है उसको हम एक से लिख सकते हैं या ABCD कोई भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस एक से का मीनिंग क्या है, इस एक से का मीनिंग है उन सभी पदों का योग होता है। तो यहाँ पर वही बता रहा है यहाँ पर
कि यहाँ पर लिखा है एक सबार, यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट में एक सबार, ये हमारा ब्रैकेट में होता है, इसी को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक सबार, ठीक है। और यहाँ पर फ्रैक्शन लिखा है, तो फ्रैक्शन मतलब जो ब्रैकेट बता रहे सम, सम करे सभी पदों का योग, सिग्मा का मतलब होता है सभी पदों का योग, यहाँ पर कोई नंबर को दर्शा रहा है। जहाँ एक सबार क्या बताता है, प्रत्येक डेटा का मान है और इन डेटा की संख्या को बता रहे हैं। अगर हम एक इन एक्स की जगह में अगर एन लेना चाहें तो हम नीचे में लिख सकते हैं, बटे में एन रहता है ना, बटे में यहाँ पर रहता है हमारे पास एन, तो ये होता है जो नंबर है ना, ये पदों की संख्या कितना है, और यहाँ पर सिग्मा का मतलब एक कितने तो संख्या हमने लिया उस सभी का योग है, और ये वाला एक बार ये एवरेज को बताता है। उदाहरण है यहाँ पर देखो, 5 7 9 11 13 सभी को जोड़ के जितना संख्या उससे भाग करेंगे, तो मान लो सभी संख्या को जोड़ा तो हमको मिला 45 मिला, और एक कितना संख्या है 1 2 3 4 5 तो संख्या है, हमने 5 से भाग कर दिया तो 9 हमको मान मिला। अब देखते हैं माध्यिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। माध्यिका क्या है परिभाषा, डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर बीच वाला मान माध्यिका या क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। यदि डेटा की संख्या विषम में हो तो मध्य का मान लेते हैं, और यदि डेटा की संख्या सम हो तो मध्य मानों से क्या होता है, औसत होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 4 7 9 11 और ये क्या है 15 है, तो यहाँ पर देखते हैं कितना संख्या, 5 संख्या है, 5 संख्या मतलब क्या है, विषम है, तो मध्य को लेते हैं कह रहे हैं। देखो विषम संख्या कह रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 का नंबर का आना हमारे पास कौन सा नंबर है, इवन ओड पढ़े हैं ना सभी लोग, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लोग, तो यहाँ पर विषम संख्या अगर हमारे पास कितना है 5 है, तो बीच वाला भाग को लेते हैं, हो गया। और देख रहे हैं यदि डेटा की संख्या सम हो तो मध्य मानों का औसत निकालते हैं, तो जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर है सम संख्या 3 5 7 9, 1 2 3 4 तो संख्या है यहाँ पर, तो मध्य मान, तो यहाँ पर 5 और 7 दोनों का माध्यिका हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पर हम 5 और 7 का अगर हम एवरेज निकालें तो 5 और 7 5 12 हो जाएगा, है ना। अब 12 को हम दो, अगर भाई 5 और 7 दो संख्या ले रहे हैं तो दो संख्या हम दो संख्या से भाग देंगे, तो 12/2 करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा। ये इसकी क्या होती है, माध्यिका होती है, समझे। जब विषम होता है तो सिर्फ एक संख्या को ले लेंगे जो बीच वाला है, लेकिन सम संख्या होगा, संख्या कह रहा है इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग, देखो यहाँ पर कितना संख्या है, ये 4 7 9 11 15, कुल मिला के 5 तो संख्या हो गया, तो ये विषम है, तो ये बीच वाला को ले लो बस, उसका माध्यिका निकल गया। लेकिन जब हमारे पास अगर ये 4 संख्या है, 1 2 3 4 संख्या, यहाँ 3 5 7 9 4 संख्या टोटल, तो ये 4 संख्या में अगर हम निकाले माध्यिका, तो ये दो संख्या बीच के दो संख्या का माध्यिका निकाल दो, तो 5 और 7 दो तो संख्या ले रहे हैं तो 12 हो जाएगा, 12/2, दो क्यों लिया, क्योंकि दो ही संख्या के बीच में माध्यिका निकाल रहा हूँ, तो हमारे पास मान निकल जाएगा 6। बहुलक क्या है, जो संख्या जितना ज्यादा बार आता है वो उसका बहुलक कहलाता है। देखो डेटा सेट में जो मान सबसे अधिक बार आता है प्रकट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। जैसे 4 6 6 7 8 6 9, नो डाउट 6 हमारा आंसर होगा, क्योंकि 6 कितना बार आया है, हमारे पास 3 बार आया है, और यहाँ पर 9 कितना बार आया है, यहाँ पर 1 बार आया है, और 4 कितना बार आया है, 1 बार आया है, सब एक एक बार है ना। 4 भी 1 बार है, 7 भी 1 बार है, 8 भी 9 भी। संख्या ज्यादा कौन है हमारे पास, जो 6 है, वो जितना ज्यादा बार आया है वही उसका क्या कहलाता है, बहुलक। एकदम इजी इजी सवाल है। विचलन क्या है, डेरिवेशन, डेविएशन, डेविएशन किसी डेटा का औसत से अंतर या दूरी को हम लोग कहते हैं विचलन कहते हैं। जैसे 100 बार है ना, तो 100 बार से दर्शाते हैं यहाँ पर, ये इतना ठीक है, देख सकते हैं विचलन को दर्शाने के लिए। देखो किसी डेटा का एवरेज से अंतर, जो उसका एवरेज मान है उससे अगर अंतर है तो उससे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं। विचलन आ गए ना, अंतर आ गए ना, परिवर्तन हो गया ना। ठीक, ये डेल्टा आई क्या बता रहे हैं, डेल्टा का मतलब परिवर्तन को बता रहा है, आई मतलब उसमें परिवर्तन को हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, ये चाहे तो लिख सकते हैं 100 बार यहां पर, फिर वही। ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, हमारे पास है 5 7 9 11 13 है ना, तो यहाँ पर संख्या कितना बता रहे हैं हमारे पास, औसत निकालें तो बीच का भाग कितना है 9, तो मैंने 9 ले लिया। तो दो के बीच का अंतर निकालो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, देखो हमारे पास किसके किसके अंतर निकल जाएगा, 5 और 9 का, किसी का अंतर निकाल लो, किसी का भी। डी का मान कैसे निकालते हैं, डी का मान मतलब जो हम दो पदों के मान को माइनस कर देंगे तो मान हमारा मिल जाएगा। ओके, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
मानक विचलन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। डेटा का औसत से फैलाव स्प्रेड मापने के लिए मानक विचलन अर्थात सिग्मा का प्रयोग किया जाता है। यह बताता है कि डेटा औसत से कितना दूर है, तो सिग्मा बराबर होता है अंडर रूट फ्रैक्शन सम होगा, एक से बार होगा और अपान में होगा एक से बार, और यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा। नंबर है वो बता रहे हैं नंबर को 2n होता है ना, ये गणित का है हमारा पूरा। तो यहाँ पर 5 7 9 13 11 13, एवरेज कितना है हमारे पास 9 है बीच का, ठीक है। विचलन के वर्ग, तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल अंडर रूट लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये दूसरा कोड में चला गया ना, ये हमारे पास दूसरा कोड में चला गया, जब मैं इसको टाइपिंग कर रहा था ना तो ये इसका लैंग्वेज चेंज हो गया, गड़बड़ हो गया थोड़ा। ठीक है, देख लेना अगर पढ़ सको तो। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ऊपर का सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट इधर का है। आपने मोड मीडियन मीन ये सब पढ़े हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाएगा, बता रहा हूँ मैं आपको। वो स्टैंडर्ड नहीं पढ़ेंगे ये चलेगा, ये नहीं पढ़ेंगे चलेगा, लेकिन नीचे वाला को नहीं छोड़ना है। डेटा की तुलना एफ टेस्ट टेस्ट क्या है और टी टेस्ट क्या है, दोनों में अंतर बताना है। और रासायनिक विश्लेषण में किसी पदार्थ के माप या प्रयोग के परिणामों का मूल्यांकन करते समय अक्सर हमें यह जानने की आवश्यकता होती है कि दो या दो से अधिक डेटा सेट में अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण होते हैं या केवल आकस्मिक त्रुटि अर्थात रैंडम एरर के कारण होता है। इस उद्देश्य के लिए एफ टेस्ट और टी टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। एक बार आप रिवीजन करना, पढ़ना, आपको समझ में खुद आ जाएगा। टी टेस्ट एफ टेस्ट क्या है ना, परिभाषा देखते हैं। एफ टेस्ट का उपयोग दो डेटा सेट की प्रसरण अर्थात वेरिएन की तुलना करने के लिए किया जाता है। यह निर्धारित करता है कि दोनों डेटा सेट की विचरण अर्थात वेरिएंस समान है या नहीं, उसको बताने के लिए करते हैं। थोड़ा याद करना पड़ेगा सभी लोग को। उद्देश्य यह तय करता है कि दो प्रयोगों में उपकरण की सटीकता समान है या नहीं। यह स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पर डेटा की गुणवत्ता जांचने में मदद करता है। अब एफ टेस्ट का निर्माण कैसे होता है। प्राप्त एफ मान और सांख्यिकी एफ मान एफ टेबल की तुलना करके निर्णय लिया जाता है। उदाहरण है, मान लीजिए दो प्रयोगों से निम्न डेटा प्राप्त है। मान लो दो प्रयोग है हमारे पास, डेटा कितना है देखते हैं। डेटा सेट हमारे पास है, ये कितना है हमारे पास देखते हैं, 1:10 12 13 11 13। डेटा सेट 2:8 9 10 11 है। दोनों सेटों का अगर हम वेरिएंस निकालें तो क्या मिलता है हमको, यहाँ पर मान मिल जाएगा। थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा, दोनों का अंतर हम लोग निकाल सकते हैं। इतना कितना है हमारे पास 1.67 और 1.67, दोनों का यहाँ पर मान मिल गया। तो यही हमारे पास एप टेस्ट होता है। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा जी इसको बच्चे लोग, फार्मूला है ना। टी टेस्ट परीक्षण क्या होता है, परिभाषा समझते हैं। टी टेस्ट का उपयोग दो डेटा सेट के औसत की तुलना करने के लिए किया जाता है। यह निर्धारित करता है कि दोनों सेट का औसत मान है अंतर मान औसत समान है या अंतर महत्वपूर्ण है, इसको हम बताने के लिए प्रयोग करते हैं टी टेस्ट। ये थोड़ा फार्मूला दिया है ना। हाँ, लेकिन केमिस्ट्री का वैल्यू भी है ना, भले रटते हैं लेकिन वैल्यू भी तो है ना। दूसरा हमारे पास इसके प्रकार देखते हैं। हमारे पास पहला प्रकार है स्वतंत्र टी टेस्ट, है ना। इनको कहते हैं इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। दो स्वतंत्र डेटा सेट की तुलना करते हैं। और पेयर्ड टी टेस्ट, एक ही नमूने के पहले और बाद के मान की तुलना हम लोग करते हैं। औसत क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, औसत मानों के अंतर की महत्वपूर्ण का मूल्यांकन करना। यह निर्धारित करता है कि परिणाम केवल आकस्मिक मतलब रैंडम एरर के कारण भिन्न है अथवा समुच्चय है, उसको बताता है। उपयोग एप्लीकेशन इन केमिस्ट्री, इसका उपयोग है प्रयोगशाला में, औषधि रसायन में, और हमारे पास है पानी या मिट्टी के घट। ये तो इजी चीज है ना। अब देखते हैं डेटा का अस्वीकार। क्यू टेस्ट क्या चीज होते हैं समझते हैं। रिजेक्शन ऑफ डाटा यूजिंग क्यू टेस्ट, ये लास्ट टॉपिक होना चाहिए इसका, देखते हैं। केमिकल एनालिसिस और लेबोरेटरीज मतलब लेब मान में कभी कभी कुछ मापन मान अर्थात डाटा वैल्यू बाकी डेटा से
बहुत अलग दिखाई देने लगता है। ये सबसे अच्छा है, याद भी हो जाएगा, इजी भी है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है। अर्थात हमने एक केमिकल एनालिसिस किया और लैब में काम किया, अगर उनके मानों से अगर कभी कभी कुछ मान अगर बाकी डेटा से अलग अगर दिखाई देता है तो उसे हम लोग डेटा का अस्वीकार क्यू टेस्ट कहते हैं। क्यू टेस्ट का उपयोग थोड़ा सा और ऐसे अत्यधिक विचलित मान परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। क्यू टेस्ट का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि किसी डेटा बिंदु को माना जाए या अस्वीकार किया जाए। क्यू टेस्ट का उपयोग तब किया जाता है जब डेटा की संख्या छोटी होती है, तब इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसका मान 10 से कम होता है तब। क्यू टेस्ट की परिभाषा क्या है? क्यू टेस्ट एक स्टैटिकल टेस्ट होता है जिसका उद्देश्य डेटा में किसी संदिग्ध बिंदु को अस्वीकार करना होता है। यह परीक्षण यह जांच करता है कि यह बिंदु संख्या श्रृंखला अर्थात डाटा सेट का क्या करता है, आउटलाइनर है या नहीं, उसको बताता है। क्यू टेस्ट की प्रक्रिया है, समझते हैं क्यू टेस्ट की यहां पर प्रक्रिया क्या क्या होता है। क्यू टेस्ट की प्रक्रिया, डेटा को बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्रमबद्ध करना चाहिए, फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, अत्यधिक या संदेहास्पद मान की पहचान करना चाहिए। जो जिस पर डाउट हो उनको हम पहले पहचान करें, पहले तो क्रमबद्ध रखेंगे, फिर जो जो डाउट हो उनको हम अलग कर लेंगे। यह सबसे छोटी या सबसे बड़ी मानों हो सकता है, गैप निकालें, फिर हम उसमें जो हमारे पास जो संदेह है और जो निकट मान है उसको हम दोनों को अलग कर लेंगे, फिर रेंज निकालेंगे, फिर उनका रेंज निकालेंगे कि अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान से। क्यू टेस्ट निर्णय कैसे करेंगे? क्यू टेस्ट का निर्णय हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है ना, उन पर निर्भर करता है। क्यू टेस्ट के लाभ भी हैं, देखते हैं। प्रयोगशाला में अनियमित मानों को आसानी से पहचाना जाता है। विश्वसनीयता बढ़ाना इसका उद्देश्य होता है, लाभ है इसका। छोटे डेटा सेट के लिए प्रयुक्त होता है, कोई डेटा अगर छोटा है उसके लिए प्रयुक्त करते हैं। सरल गणना और आसान निर्णय लेना चाहिए और इसके लिए कुछ सावधानी है जिसको आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। अब बच्चों ले दे करके हमारे पास ये 2 वीडियो में ये कंप्लीट हुआ है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं ऊपर जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं अगर पीडीएफ ना भेज पाऊँ तो फिर आप परेशान हो जाएंगे भाई। तो इसीलिए मैं कह देता हूँ कि आप सभी लोग भैया स्क्रीनशॉट ले लें, समय देख करके। मैं बिजी हो जाता हूँ तो फिर नहीं भेज पाऊँगा तो मुश्किल हो जाएगा। चलो पेज वाइज लेते जाएं आप सभी लोग एरर के बारे में। यहाँ पर ये हमारा पहला यूनिट कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये पहला पेज, ये हमारा दूसरा पेज, ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं 2-2 वीडियो में पढ़ा रहा हूँ। एक वीडियो में इतना पॉसिबल नहीं होता, पता है आप लोग को। आप लोग सोच रहे होंगे सर बॉटनी जूलॉजी का तो एक एक वीडियो में ख़त्म कर दिए, भाई उसमें कम समझाना पड़ा है ना, वो आपके बोलचाल की भाषा में लैंग्वेज में है, ये साइंटिफिक तरीके से अलग थोड़ा सा चीज़ें हैं। चलो लेते जाओ लेते जाओ, थोड़ा सा वीडियो को रोक लेना, पढ़ लेना, लिख लेना इसको, है ना। इतना तो मेहनत करना पड़ेगा ना, बना बुना के मैं भोजन दे दूंगा तो आप बोलोगे खिला भी दो ना सर, तो खिला तो रहा हूँ, तो आप खाओगे तब ना, आपको खाना पड़ेगा ना खुद को, तब ये बनेगा। ये बीच का इजी है और लास्ट भी इजी है, थोड़ा याद कर ही लेना कैसे भी हाल करके, सब में क्षमता होती है याद करने की। मेहनत तो करना पड़ता है स्टूडेंट, हम भी कभी इस तरह के चीज़ों को बहुत समझने की कोशिश करते थे बार बार। चलो ये पहला यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया, अगला जो लेक्चर आएगा ये सब अब इजी मिलेगा आप सब लोग को। सैम्पलिंग क्या है, सिंपल ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, है ना, तो ये सब इजी आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल क्या चीज़ होते हैं, बहुत अच्छा पार्ट है, छोटा छोटा अब आपको वीडियो मिलेगा। देखो देखो 37 पेज का एक यूनिट है, बताओ। और बॉटनी जूलॉजी में तो 14-15 पेज में खत्म हो गया है एक यूनिट, तो बड़ा तो होना ही होना है। इसका सिलेबस बड़ा है केमिस्ट्री का, ओके। लेकिन डरो मत, अच्छा है, मैं पढ़ा तो रहा हूँ, समझा तो रहा हूँ मेरे तरफ से। आप कोशिश करेंगे युद्ध के मैदान में आपको आना पड़ेगा, मैं तो आ गया हूँ, लेकिन तैयारी आपको करना पड़ेगा, आप अपने स्तर से और आपको ऊपर उठना पड़ेगा। मेरा काम है बताना समझाना, आपका जो लेवल है उस लेवल से आप ऊपर जाइए थोड़ा से, और मेरा जो लेवल है हाई लेवल, उससे मुझे थोड़ा नीचे आना आना पड़ेगा। और मैं नीचे आपको लेवल में आके पढ़ा रहा हूँ, हिंदी मीडियम में बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम में, दोनों को कॉपरेट करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छा कर सकें। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा।
और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी को नोटिफिकेशन में मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।